प्रेसिडेंट से रिक्वेस्ट करते हैं ये इंडिपेंडेंस मौके से ऑनर करेंगे। हम अपनी जो लोगों की पूरी टीम है जो आज हमारे टेस्ट में बेसिक टेस्ट में हुआ उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे योगेश श्रीवास्तव, उनको भी रिक्वेस्ट करते हैं कि वो भी आए। हरिंदर जी आप जब भी हम रिक्वेस्ट करते हैं और डॉक्टर गाबा से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो अपनी प्रेजेंटेशन आज के पार्किंसन डिजीज पे है। स्पीच क्लियर नहीं होती, टाइम के साथ थोड़ा भूलने की दिक्कत, निकलने की दिक्कत, कॉन्स्टिपेशन कई बार होती है। कॉन्स्टिपेशन वैसे भी एज और पुअर मोबिलिटी से हो सकती है, पर पार्किंसंस में भी देखी जाती है। कुछ स्लीप डिसऑर्डर होते हैं जैसे ज़्यादा नींद आना या कम नींद आना, या कभी कभी नींद में जैसे वायलेंट होना, ये चीज़ें भी होती हैं। डिप्रेशन हो सकता है, हेलुसिनेशंस हो सकता है। कुछ ये सिम्टम्स बीमारी खुद के हैं और दवाई से भी हो सकते हैं। तो अगर आप ये फिगर देखें तो इससे आपको पता चलेगा जो मेन फीचर्स है। एक तो फेस का एक्सप्रेशन कम हो जाता है, शेकिंग हो सकती है जो कि यूजुअली रेस्ट पे होती है, जैसे इस तरह ऐसे हाथ हिलेगा या ऐसे, जैसे कोई पिल रोलिंग ट्रेमर बनाते हैं। बॉडी में स्टिफनेस होती है, स्लोनेस, जैसे मैंने बोला ये तो मेन फीचर है इसका। जनरली ऐसे झुक के चलते हैं, छोटे छोटे कदम लेके, और जैसे शफलिंग गेट उड़ाते हैं, जैसे पैर घसीट के चलते हैं। टाइम के साथ बैलेंस लूज होने लगता है। फ्रीजिंग होती है, जैसे वो भी टाइम के साथ होती है, जैसे चलते चलते पैर रुक गए, जैसे चिपक गए फर्श को, उसको फ्रीजिंग बुलाते हैं। और एक काफ़ी अर्ली सिम्टम होता है कि जैसे नॉर्मली जब हम चलते हैं तो ऐसे हाथ हिलाते हैं, लेकिन पार्किंसंस में ये आर्म स्विंग जो है वो कम हो जाता है। तो ये कई बार एक अर्ली सिम्टम होता है। हैंड राइटिंग कई लोगों की छोटी हो जाती है टाइम के साथ। और ये जो नीचे वाला फिगर अब अगर आप देखें, जैसे ये स्पाइरल बनाया हुआ है, तो एक लेफ्ट साइड में नॉर्मल जो पेशेंट है, नॉर्मल इंसान ने बनाया, और जो पार्किंसंस डिजीज जिससे उनका स्पाइरल छोटा हो जाता है और थोड़ा शेकिंग की वजह से लाइन्स इरेगुलर हो जाती है। तो जैसे हैंड राइटिंग छोटी होने से या इलेजिबल होने से कई लोग ये भी कंप्लेन करते हैं कि अब वो चेक नहीं साइन कर सकते, उनका चेक एक्सेप्ट नहीं होगा। ये चीज़ें देखी जाती हैं पार्किंसंस में। जो पार्किंसंस डिजीज है वो उसका प्रोग्रेशन स्लो होता है कई सालों में, यूजुअली सबका अलग अलग होता है, किसी का थोड़ा तेजी से भी हो सकता है, पर आमतौर पे 10-15 साल तक भी लोग जैसे बहुत स्लो प्रोग्रेस करते हैं। ये खुद से लाइफ थ्रेटनिंग बीमारी नहीं है, लेकिन अब टाइम के साथ अगर बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर जाए, मोबिलिटी कम हो जाए, तो उस केस में कई बार बाद में जाके इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है। तो खुद बीमारी से कोई लाइफ रिस्क नहीं है, लेकिन उसकी कॉम्प्लिकेशंस, इन्फेक्शन और ऐसी चीज़ों से
लाइफ स्पैन कम हो सकती है, जिन लोगों को एडवांस डिजीज है, और हर एक को एडवांस डिजीज होती ही नहीं। बहुत लोग हैं जो काफ़ी इंडिपेंडेंट लाइफ भी जी पाते हैं। तो अगर आप देखें ये स्टेजेस हैं पार्किंसंस की, और काफ़ी टाइम तक जैसे स्टेज 4 तक जो पेशेंट है वो इंडिपेंडेंटली अपनी लाइफ जी रहा है, वो लेट स्टेज में है जो प्रॉब्लम्स आती हैं। और दूसरी तरफ है जो नॉन टिपिकल फॉर्म है, उसमें जल्दी प्रोग्रेशन होगा, उसमें डिपेंडेंस जल्दी हो जाएगी, कई बार 2-3 साल में। और लेकिन लकीली मेजॉरिटी जो लोग होते हैं 70-80% वो टिपिकल फॉर्म वाले होते हैं पार्किंसंस डिजीज में। इसका जैसे बहुत सारी बीमारी है, ब्लड प्रेशर, शुगर, इन सब का भी कोई परमानेंट क्योर नहीं है, आपको दवाई हमेशा लेनी है लाइफ लॉन्ग। इसी तरह इसका भी कोई परमानेंट क्योर नहीं, लेकिन ट्रीटमेंट अवेलेबल है पार्किंसंस के लिए। तो अगर तो ये सेकेंडरी पार्किंसंस है, जैसे किसी दवाई की वजह से या कोई इन्फेक्शन की वजह से, तो अगर आप वो दवाई को हटा दें या इन्फेक्शन को ट्रीट करें, तब कई केसेस में पूरी तरह ठीक हो जाता है। लेकिन ज़्यादा कॉमन होता है जो इडियोपैथिक वाला है, मतलब अननोन कॉज वाला, ब्रेन की डिजेनरेशन से, तो उसमें कोई परमानेंट क्योर नहीं, लेकिन बहुत सारी दवाइयाँ अवेलेबल। एक इसके लिए सर्जरी भी होती है, लेकिन ये हर एक पेशेंट के लिए नहीं है, आपको केयरफुली सिलेक्ट करना होता है कि कौन सा पेशेंट सर्जरी से बेनिफिट करेगा। जो लोग दवाई से अच्छा रिस्पॉन्स दिखाते हैं उन्हीं में सर्जरी भी काम करती है, लेकिन जनरली सर्जरी करेंगे जैसे आप दवाई की डोज बढ़ाते जा रहे हैं, दवाइयों के साइड इफेक्ट हो रहे हैं और बढ़ा नहीं पा रहे हैं, उस केस में सर्जरी हेल्प करती है। सर्जरी के बाद भी ऐसा नहीं है कि दवाई बंद हो जाए, लेकिन ये है कि डोजेस कम हो जाती हैं और जो दवाई से साइड इफेक्ट हो रहे हैं वो कम हो जाते हैं। तो ये सर्जरी का नाम है डीप ब्रेन स्टिमुलेशन। केयरफुली सिलेक्ट करना होता है कि कौन सा पेशेंट इससे बेनिफिट करेगा। काफ़ी एक्सपेंसिव सर्जरी भी है। सर्जरी खुद का कोई ऐसा रिस्क नहीं है, प्रॉब्लम ज़्यादा कॉस्ट का ही। तो इसमें जैसे पेसमेकर डलता है हार्ट के लिए, उसी तरह का एक पेसमेकर ब्रेन के लिए डलता है। तो जो पेसमेकर है वो स्किन के अंदर होगा, चेस्ट में, और उसका जो इलेक्ट्रोड है वो ब्रेन के एक हिस्से में है। तो वो ब्रेन के उस हिस्से को स्टिमुलेट करता है वो केमिकल डोपामीन प्रोड्यूस करने के लिए, तो उस तरह वो हेल्प करता है। तो अगर आप देखें ये राइट साइड पे जो फिगर है, ऐसे कई पेशेंट्स हम लोग देखते हैं जो काफ़ी जिनको डिसेबिलिटी होती है शुरू में, और सर्जरी के बाद वो लोग अच्छा चलने लग जाते हैं। दवाई के अलावा बहुत ज़रूरी है एक्सरसाइज और हेल्दी लाइफस्टाइल। तो ये एक चीज़ है, मतलब ऑब्वियसली किसी को पार्किंसंस है तो वो ट्रीटमेंट तो लेंगे, लेकिन एक ये एक्स्ट्रा चीज़ है जो आप अपनी तरफ से कर सकते हैं, जिससे देखा गया है, मतलब ये ट्रायल्स भी हुए कि भी जो लोग अच्छे से एक्सरसाइज करते हैं और हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करते हैं, उनका पार्किंसंस का जो प्रोग्रेशन है वो स्लो हो जाता है। तो ये डेफिनेटली ये चीज़ हेल्प करती है। तो इसमें प्रिवेंशन के लिए डाइट और एक्सरसाइज है मेनली। ये देखा गया है कि जो मेडिटेरेनियन डाइट है वो हेल्पफुल है, वो हर तरह से हेल्दी माना जाता है। इसमें मतलब जो स्ट्रेस दिया जाता है मेडिटेरेनियन डाइट में वो है फ्रूट, वेजिटेबल्स पे, वो उसमें ऑलिव ऑयल का ज़्यादा यूज़ होता है, बीन्स जैसे राजमा, चने, इस तरह की चीज़ें, नट्स, ये बादाम, अखरोट, ऐसी चीज़ें। अगर कोई नॉनवेज जो लोग लेते हैं तो उसमें फ़िश सबसे हेल्दी है, चिकन भी ठीक है, जो मटन और ये पोर्क वगैरह ये सब वैसे भी फैटी फूड माने जाते हैं, तो हेल्दी नहीं माने। कॉफ़ी या कैफीन प्रोटेक्टिव देखा गया है, तो बहुत ज़्यादा कैफीन नहीं, लेकिन एक माइल्ड टू मॉडरेट इंटेक भी देखा गया है कि ये भी प्रिवेंट करता है। और एक्सरसाइज जितना अपनी कैपेबिलिटी के मुताबिक। तो ये आप अगर पिक्चर देखें, इसमें जैसे मेन स्ट्रेस है फ्रूट और वेजिटेबल्स पे, फिर बीन्स है, स्पाइसेस भी हेल्प करते हैं,
ये भी हेल्दी माने जाते हैं, जो कि हमारी इंडियन डाइट में वैसे भी होते हैं। और डार्क चॉकलेट ये भी हेल्दी माना जाता है, कॉफ़ी या कोई भी कैफीन का फॉर्म। एक्सरसाइज अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग करनी है, तो अगर किसी को ज़्यादा चलने या बहुत एक्सरसाइज करने में मुश्किल है तो वो बैठे बैठे या लेटे हुए भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। बेस्ट तरीका है कि कोई फिजियोथेरेपिस्ट से एक्सरसाइज सीख के फिर डेली एक रूटीन बना ले, जो कि लाइफ लॉन्ग करना है। मतलब ये प्रिवेंशन के लिए भी है, और जिन लोगों को ऑलरेडी पार्किंसंस हो गया है वो तेज़ी से प्रोग्रेस ना करें उस चीज़ के लिए भी। एक सिंपल एक्सरसाइज है वॉकिंग, ये हेल्प करती है। और जैसे साइकिलिंग देखा गया हेल्प करती है। तो इसमें ज़रूरी नहीं कि आपको नॉर्मल साइकिलिंग करनी है, स्टेशनरी बाइक पे भी साइकिलिंग वो भी हेल्पफुल देखी गई। मतलब ऐसे देखा गया कि कई लोगों को चलने में इतनी प्रॉब्लम है, लेकिन जब वो साइकिल करने लगे तो ऑलमोस्ट नॉर्मली कर पाते हैं। तो अपनी कैपेबिलिटी के मुताबिक जो भी एक्सरसाइज पॉसिबल हो वो हेल्प करती है। तो हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना, और जब भी कोई शक हो टाइम पे मतलब आपको सिम्टम्स तो सर्जरी वाला ऑपरेशन होता है, उसमें कैन यू डिस्क्लोज व्हाट इज द सक्सेस रेट ऑफ दिस प्रोसीजर? So it only helps in people who have the typical form of Parkinson's. जो मेन इसकी दवाई होती है उसको लेवोडोपा बुलाते हैं, जो ब्रेन के केमिकल को रिप्लेस करती है। तो जो लोग लेवोडोपा से अच्छा रिस्पॉन्ड करते हैं उन्हीं में ये सर्जरी भी हेल्प करती है। लेकिन लेवोडोपा का प्रॉब्लम ये है, जैसे टाइम बीतता है तो डोज रिक्वायरमेंट बढ़ती है, और जैसे जैसे डोज रिक्वायरमेंट बढ़ती है तो उसके साइड इफ़ेक्ट भी आने लगते हैं, तो आप और डोज बढ़ा नहीं पाते। तो वो बेस्ट पेशेंट्स होते हैं सर्जरी के लिए। आप एक बार सर्जरी कर दें तो डोज रिक्वायरमेंट कम हो जाती है, उसके साइड इफ़ेक्ट नहीं होते। और डॉक्टर साहब, मेरा क्वेश्चन ये था कि व्हाट इज द सक्सेस रेट ऑफ दिस प्रोसीजर? इज इट नॉर्मली सक्सेसफुल और it has a certain failure percentage? if you have chosen the right patient, it is, you can say 90 to 95% successful. इस पार्किंसन डिजीज का बीपी से और आपका शुगर से या डिमेंशिया से क्या एसोसिएशन है, क्या स्टडी हुई है और उसका क्या रिजल्ट मिल रहे हैं? तो डायबिटीज़ और बीपी से कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं, लेकिन डायबिटीज़ और बीपी से जो स्ट्रोक का रिस्क बढ़ता है, और स्ट्रोक अगर ब्रेन के उस हिस्से में हो जो कि पार्किंसंस डिजीज कॉज करता है, तो पार्किंसंस के सिम्टम्स आ सकते हैं। तो इनडायरेक्ट एसोसिएशन है। और जहाँ तक डिमेंशिया का सवाल है, पार्किंसंस में भी टाइम के साथ मेमोरी लॉस होता है, डिमेंशिया होता है, पर ये लेट स्टेजेस में होता है। जो नॉन टिपिकल फॉर्म है पार्किंसंस का, उसमें शुरू में ही डिमेंशिया हो जाता है या मेमोरी लॉस हो जाता है। ऐसा होता है, you go to any hospital, the treatment is very costly. If you go to Apollo or Nanda, and if you go to an ordinary hospital, then there is no treatment, rather you will have the worst position. And my experience is that if you go to a hospital after a stroke or after this disease, you will rather lose overall and you will be broke financially, physically. So मैं जैसे कि मैंने पूछा अभी शर्मा जी ने सवाल कि भाई सक्सेस रेट की क्या पॉसिबिलिटी है, कितना है, कितनी स्टडीज हुई है, किस केस में कितना सक्सेस मिलेगा, तो व्हाई वी शुड गो एंड हैव द मिजरेबल लाइफ इन द हॉस्पिटल? माय ओन मदर-इन-लॉ इज सफरिंग बिकॉज ऑफ द मेंटल स्ट्रोक एंड आई एम currently I see that there is no cure. राधा जी बेटे को ये कहते हैं कि भाई नो, उसका थोड़ा सा आपको लेट लीजिए सीनियर सिटीजन्स को, भाई कितना पैसा हमारे पास
हम रिजर्व रखें अगर इस तरह की बीमारी होती है। नहीं, अनफॉर्चुनेटली कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में कॉस्ट तो है काफ़ी, लेकिन जो जहाँ तक पार्किंसंस डिजीज का सवाल है, ये यूजुअली ओपीडी बेसिस पे ट्रीट होती है, उसमें एडमिशन की ज़रूरत नहीं है। तो टेस्ट का कॉस्ट होता है ज़्यादा, टेस्ट तो इसमें ज़्यादा चाहिए नहीं है और मेनली मेडिकेशन है, और जो सर्जरी है वो बहुत सिलेक्टेड कुछ लोगों में ही हेल्प करती है। हम लोग सर्जरीज की कॉमनली एडवाइस नहीं करते। बहुत लोग हैं जो वैसे भी मेडिसिन के साथ ठीक रहते हैं, और ऐसे काफ़ी लोग हैं जो हमें पता है कि सर्जरी से रिस्पॉन्ड भी नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, सर्जरी का भी कॉस्ट है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कुछ कम होगा, लेकिन मेनली जो इक्विपमेंट यूज होता है वो एक्सपेंसिव होता है। आई एम नॉट वेरी श्योर, पर मेरे ख्याल से गवर्नमेंट हॉस्पिटल और प्राइवेट में इस सर्जरी के कॉस्ट में शायद बहुत डिफरेंस ना हो। बाबा रामदेव के ऊपर आपका क्या कहना है? वो कहते हैं कि बिना सर्जरी के और बिना दवा के, बिना कॉम्प्लिकेशन के मैं ठीक करूँगा योगा से, एक्सरसाइज से। तो इसके ऊपर कोई स्टडी कहीं पे हुई है तो कहीं कमेंट कर दें। They have come with a very fantastic evidence. They have come with a very good result basically. They have compared the person with a normal treatment and they have proven it that this is a better treatment. I have not come across this study, but I'm not against his treatment. Again, this is better medicine. Right? Have real cause for Parkinson's or any other disorder. Is there any way that this process can be reversed? Is it reversible or it is not reversible? Unfortunately, there is no way. I mean, we are not aware of any way. If we knew, there would be treatment for many such illnesses, which unfortunately are not there in medical science yet. But the only thing that people can do is maintain a healthy lifestyle. That is all. Keeping yourself mentally and physically active. Mentally active also. Social interaction, any exercise that improves mental function. These things do it. Thank you. डॉक्टर साहब, आपके पास साधारण से मरीज 4-5 साल लगातार शुरू में दोनों तरह के लोग होते हैं। किसी को जैसे कुछ अर्ली चीज़ नज़र आए तो तब भी कई लोग आते हैं, और वैसे शुरू में ही आपको हमेशा शुरू में एक्चुअली दवाई देनी भी नहीं होती। अगर कोई डिसेबिलिटी नहीं हो रही वो पेशेंट को, तो वेट भी कर सकता है। अगर टाइम के साथ बढ़ने लगे और कुछ मूवमेंट्स में प्रॉब्लम आने लगे तब दवाई देनी। सेकंड क्वेश्चन, with dopamine or medicine, this increases the quality of life or that is bad? It increases quality of life. Not right. Lifespan, like I said, the disease itself does not reduce lifespan. Once it becomes advanced, then complications can happen. Like if the person is immobile, always on the bed, they become more prone to infections, bed sore, deep vein thrombosis, जो veins में clot हो जाता है, इन चीजों से। Without medicine and all, sustained secondary injury in उसके कॉम्प्लिकेशंस होते हैं गिरने के, कि हेड इंजरी हुई कभी फ्रैक्चर विद मेडिसिन है कि तो ये सेव जी, क्वालिटी ऑफ लाइफ की मेंटेन, डिसेबिलिटी कंप्लीटली। थैंक यू वेरी मच फॉर द इन्फॉर्मेटिव सिंपल वर्ड्स एवरीबॉडी अंडरस्टूड व्हाट इज पार्किंसन। नो ट्रीटमेंट आप ये प्रेजेंटेशन शेयर कर सकते हैं सोसाइटी के साथ? ये सारे इसको दिमाग में आया नहीं। जी, डिमेंशिया से ज़्यादा माइक पार्किंसन के बजाय डिमेंशिया से बहुत ही ज़्यादा भय लगता है, डर लगता है। तो डिमेंशिया इज फर्स्ट स्टेप टू पार्किंसन।
पार्किंसंस. डिमेंशिया इज ऑल्सो जो अल्जाइमर्स आपने सुना होगा, वो भी एक न्यूरोडिजेनरेटिव डिसऑर्डर है. एक्चुअली पार्किंसंस से ज़्यादा कॉमन है, वो भी एज के साथ ज़्यादा होता है. इसीलिए आजकल हम डिमेंशिया ज़्यादा देखते हैं क्योंकि लाइफ स्पैन बढ़ गया है और ये भी एक एज की बीमारी है. तो डिमेंशिया इज़ मोर कॉमन. पार्किंसंस में भी डिमेंशिया होता है बट अल्जाइमर्स इज मोर कॉमन. पार्किंसंस में तो एक पेशेंट सफर करता है, डिमेंशिया में तो होल फैमिली सफर करता है. बिल्कुल सही. और ये कहते हैं कि ओम बोलने से थोड़ा न्यूरो प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं. ओम ओम 10 मिनट सवेरे 10 मिनट शाम को करो तो कहते हैं कि डिजेनरेशन थोड़ा स्लो हो. जो हमारे इंडियन पुरानी चीज़ें, योगा, मेडिटेशन, ये सब है. योगा तो डेफिनेटली हेल्प करती है. तो मेरे ख्याल से ये एक अच्छा पॉइंट है. अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता. पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा. विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जगति तरंगा. तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे. गाए तब जय गाथा जन कहे भारत भाग्य विधाता. जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. जय हिंद जय हिंद जय हिंद. हमारी रिक्वेस्ट आपने मान ली, प्रेजेंट ही हुए. उतना मत लगाओ यार. नहीं बहुत अच्छा सुना. और नहीं, मैं एक्सपर्ट सिंगर हूँ, ऐसे ही. नहीं हमारे भी एक्सपर्ट हैं. एक और आज हमारे बीच में मरीज ही नहीं है, हमारी अपनी काउंसलर है नीतू जी. तो सबसे पहले हम लोग ट्रैक हॉस्टिंग रिलीज करें, उसके बाद हेलो. आज हमारे बीच में पहले मैडम नीतू जी चौधरी हैं, तो हमारी अपनी काउंसलर है. मैं मैडम नीतू को एक बात बता दूँ कि हमारी इतनी गैदरिंग जो है वो आपकी वजह से ही हुई. पता था कि आप यहाँ जाते हैं, तो ये गैदरिंग बहुत कम हमें अपने मेंबरों की शायद इंट्यूशन था कि आप क्या तो थैंक यू. जी मैडम वर्षा परमानी. मैं डॉक्टर पी के अग्रवाल जी से रिक्वेस्ट करता हूँ. डॉक्टर अग्रवाल कहाँ है? हमारे बीच में मिस्टर तीन है जो बड़े क्लोज एसोसिएट रहते हैं. आज जो टाइम है कि उसमें गाना दिया जाए. शर्मा जी आप हेलो.
आज हमारे बीच में पहले हाँ मैडम नीतू जी चौधरी हैं, तो हमारी अपनी काउंसलर हैं। मैं मैडम नीतू को एक बात बता दूँ कि हमारी इतनी गैदरिंग जो है वो आपकी वजह से ही हुई। हम बोला था कि आप यहाँ जाते हैं, तो ये गैदरिंग बहुत कम हमें अपने मेंबरों की शायद इंट्यूशन था कि आप क्या तो थैंक यू। जी मैडम वर्षा परमानी, उनसे रिक्वेस्ट है कि मैडम आइए। मैं डॉक्टर पी.के. अग्रवाल जी से रिक्वेस्ट करता हूँ। डॉक्टर अग्रवाल कहाँ है? हमारे बीच में मिस्टर तीन है जो बड़े क्लोज एसोसिएट रहते हैं। आज टाइम है कि उनकी वादा की दिया जाए। शर्मा जी आप अब मैं मैडम राज अग्रवाल से रिक्वेस्ट करता हूँ। आज मैंने फर्स्ट टाइम देखा है कि वो खुद वॉलेंटियर कर रही हैं, तो मैं पहले भी रिक्वेस्ट करता हूँ आप सबसे कि आप वॉलेंटियर करें। ये हमारी अपनी सोसाइटी है, अपना कुछ ना कुछ पार्टिसिपेशन रखें, कंट्रीब्यूशन रखें। तो कुछ आज राज अग्रवाल जी कुछ कहना चाहिए। हेलो, सुनाई दे? हाँ, ये मेरा पहला प्रयास है और मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग साथ दीजिए। पहली लाइन तो कम से कम सब लोग भी। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाबा देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाबा देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाबा देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। चंदन है इस देश की माटी, हर शरीर मंदिर सा पावन, हर मानव उपकारी है। जहाँ सिंह बन गए खिलौने, गाय जहाँ माँ प्यारी है। हर शरीर मंदिर सा पावन, हर मानव उपकारी है। जहाँ सिंह बन गए खिलौने, गाय जहाँ माँ प्यारी है। यहाँ सवेरा शंख बजाता लोरी का शाम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। यहाँ सवेरा शंख बजाता लोरी का शाम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। चंदन है इस देश की माटी, यहाँ कर्म से भाग्य बदलता, श्रमनिष्ठा कल्याणी है। त्याग और तप की गाथाएं गाती कवि की वाणी है। यहाँ कर्म से भाग्य बदलता, श्रमनिष्ठा कल्याणी है। त्याग और श्रम
गाथाएगा कीर्तन की वाणी है। ज्ञान जहाँ का गंगा जल है, ज्ञान जहाँ का गंगा जल सा निर्मल है, अविराम है। हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है। हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है। चंदन है इस देश की माटी, यहाँ जिसके सैनिक समर भूमि में गाया करते गीता है। जहाँ खेत में हल के नीचे खेला करती सीता है। जिसके सैनिक समर भूमि में गाया करते गीता है। जहाँ खेत में हल के नीचे निकला करती सीता है। जीवन का आदर्श यहाँ पर परमेश्वर का नाम है। यहाँ बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है। जीवन का आदर्श यहाँ पर परमेश्वर का नाम है। हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है। हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है। हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है। हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हरि राम है। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हरि राम है। हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है। चंदन है इस बहुत अच्छा। थैंक यू मैडम राज अग्रवाल। अब मैं रिक्वेस्ट करता हूँ मैडम माथुर से, वो भी अपनी एक प्रेजेंटेशन हमारे सामने रखेंगे। सबको मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार। स्वतंत्रता दिवस की एक बार मैं फिर से आप सबको ही बधाई देना चाहती हूँ। वैसे तो सभी लोगों ने दी है, पर जिस देश में हम रह रहे हैं उस देश के लिए कुछ करने की ठान लेते हैं तो उसको करना जरूर चाहिए। तो मेरी कविता, जैसा कि मिस्टर चुम ने कहा कि हमारे इस बार का थीम है देश, देश पहले है और उसके बाद हम लोग हैं। तो मेरी कविता का भी कुछ इसी तरीके से सारांश है जो मैं आपको बता देती हूँ। थोड़ा सा ये रूप में है, अगर आप सुनेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। आवाज आ रही है ना मेरी? ठीक। सौगंध मुझे इस माटी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगी। सौगंध मुझे इस माटी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगी। मैं खुद मिट जाऊंगी लेकिन ये देश नहीं झुकने दूंगी। मैं खुद मिट जाऊंगी लेकिन ये देश नहीं झुकने दूंगी। ये धरती मुझसे पूछ रही कब मेरा कर्ज चुकाओगे। ये धरती मुझसे पूछ रही कब मेरा कर्ज चुकाओगे। ये अंबर मुझसे पूछ रहा कब मेरा धर्म निभाओगे। मैंने वचन दिया भारत माँ को, मैंने वचन दिया भारत माँ को, तेरा शीश नहीं झुकने दूंगी। मैंने वचन दिया भारत माँ को, तेरा शीश नहीं झुकने दूंगी। मैं खुद मिट जाऊंगी लेकिन तेरा देश नहीं झुकने दूंगी। वो
छल फरेब की आंधी में, इस छल फरेब की आंधी में ये दीप नहीं बुझने दूंगी। इस छल फरेब की आंधी में ये दीप नहीं बुझने दूंगी। सौगंध मुझे इस माटी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगी। खुद पर मैं मर जाऊंगी, मैं खुद मिट कर मर जाऊंगी। ये देश नहीं झुकने दूंगी। मैं भारत माँ की बेटी हूँ, तेरा फर्ज सदा करती रहूंगी। थैंक यू। मैडम अब रिक्वेस्ट करता हूँ मैडम शशि अरोड़ा, वो भी रिलेशन हमारे टीचर जब रिक्वेस्ट करते हैं तो जरूर आते हैं। ऐ मेरे वतन के लोगों, तुम खूब लगा लो नारा, ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा, पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने है प्राण गंवाए। कुछ याद मुझे भी कर लो, कुछ याद मुझे भी कर लो, जो लौट के घर ना आए, जो लौट के घर ना आए। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए सुनो ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी, जब तक भी सांस लड़े हो, जब तक भी सांस लड़े हो, फिर अपनी लाश बिछाई, संगीन पे धर कर माता, सो गए अमर बलिदानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब देश में थी दीवानी, वो खेल रहे थे होली, जब हम बैठे थे घरों में, जब हम बैठे थे घरों में, वो झेल रहे थे गोली। हे धन्य जवान हो अपने, धन्य हो उनकी जवानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई पुरखा कोई मद्रासी, कोई पुरखा कोई मद्रासी, सरहद पर मरने वाला, सरहद पर
वो खून था हिंदुस्तानी जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी की खून से लथपथ काया फिर भी बंदूक उठाकर 10-10 को एक ने मारा फिर गिर गए होश गवा के जब अंत समय आया तो जब अंत समय आया तो कह गए अब मरते हैं खुश रहना देश के प्यारों खुश रहना देश के प्यारों अब हम तो सफर करते हैं अब हम तो सफर करते हैं क्या लोग थे वो दीवाने क्या लोग थे वो अभिमानी जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी भूल न जाओ उनको इसलिए कही ये कहानी जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी जय हिंद जय हिंद जय हिंद की सेना मेरा कोई दूजा लगाना दिला तेरा रंग था मैं तो दिला तेरा रंग था मैं तो जिया तेरे ढंग से मैं तो तू ही था मौला तू ही यार तेरे मेरी जान জন্মভূমি সে যে আমার জন্মভূমি ভাইয়ের মায়ের এত স্নেহ কোথায় গেলে পাবে কেহ ও মা তোমার চরণ দুটি বক্ষে আমার ধরি আমার এই দেশেতেই জন্ম যেন এই দেশেতেই মরি এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে না গো তুমি সকল দেশের রানী সেজে আমার জন্মভূমি সেজে আমার জন্মভূমি সেজে আমার জন্মভূমি भारत माता की जय देखिए बड़ा भगवान हम यहाँ अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हुए 15 अगस्त को सारे बिजी होते हैं अपनी अपनी कॉलोनी में सेक्टर में अपना आर्ट नहीं करते हैं। अब मैं अशोक शर्मा जी से कर सकता हूँ कि इस इंडिपेंडेंस डे के बारे में हम कुछ अपना एड्रेस करें। शुरू करूँ साथियों, स्वतंत्रता दिवस के 77वीं वर्षगांठ पर आप लोगों को एडवांस में बधाई दे रहा हूँ क्योंकि 15 अगस्त को आनी है, लेकिन हम लोग जैसे चुन साहब ने बताया अपनी सुविधा अनुसार आज इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसलिए सब लोगों को बहुत बहुत बधाई। इस मौके पर एक तो जैसा कि हमें ज्ञात है कि इस वर्ष की स्वतंत्रता दिवस की थीम है देश पहले और सबसे पहले। इसी श्रृंखला में मैं कुछ आप लोगों से शेयर करने जा रहा हूँ। ये प्रसिद्ध अमर कवि लेखक
जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। जयशंकर प्रसाद जी ने 3 देशभक्ति के ऊपर रचनाएं लिखी हैं। प्रयाण गीत जो सभी को मालूम है, मेरा भारतवर्ष जो मैंने पिछले वर्ष आप लोगों से शेयर किया था, और उनकी तीसरी रचना जो कि मेरा देश पहले, उसके संदर्भ में है, आपसे शेयर करता हूँ। गीत के बोल हैं, मधुमेह देश हमारा। मधुमेह कहते हैं स्वीट, गुड एंड गुड यूजफुल फॉर एवरीबॉडी। तो मधुमेह देश हमारा, सुनिए। अरुण ये मधुमेह देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। ये मधुमेह देश हमारा, सरलताम रस गर्भ विभावन। शुद्ध हिंदी में है, बहुत कम गाने कविताएं आपको बिल्कुल पूर्ण शुद्ध में मिलेंगे। और जयशंकर जी की एक विशेषता है शुद्ध हिंदी में, सरलताम रस गर्भ विभावन, नाच रही तरु शिखा मनोहर। छिटका जीवन हरियाली, मंगल कुमकुम तारा। ये मधुमेह देश हमारा, लघु मधुर सुंदर से पंख पसारे, शीतल मलय समीर सहारे। उड़ते खग जिस और किए, समझ नीड़ निज प्यारा। ये मधुमेह देश हमारा, बरसाती आंखों के बादल, बनते भरे करुणारस। लहरें टकराती अनंत की, पाकर जहाँ किनारा। ये मधुमेह देश हमारा, हेम कुंभ ले कुशा सवेरे, भरती झलकाती सुख घेरे। मंदिर मूंदते रहते जब, जग कर रजनी भर तारा। यह मधुमेह देश हमारा, यह मधुमेह देश हमारा। धन्यवाद, थैंक यू। भारत माता की जय। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हमारे महिला बहुत एक्टिव रहते हैं हमारे ग्रुप में, वो इस मौके पे आए हैं। थैंक यू सर। सभी आए हुए मेहमानों का हार्दिक स्वागत। आज का दिन विशेष है। 77वां स्वतंत्रता दिवस के पूर्व से पूर्व संध्या दिवस हम मनवा रहे हैं। आप सबके लिए शुभकामनाएं और विशेष अतिथि माननीय नीतू मनीष चौधरी जी के लिए भी शुभकामनाएं। सीनियर सिटीजन सोसाइटी जसवंत की तरफ से व मेरी तरफ से स्पेशली आपको इस दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का ये विशेष दिन आपके लिए एक एक पल सुखमय रहे। चाहता हूं मैं दिल से, दुआ है हम सबकी तरफ से भी, आपके आने वाले खुशियों का हर पल हमेशा स्वस्थ रहे, खुश रहे और प्रसन्न रहे। धन्यवाद सभी।